वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल जारी है। मफामत के बादशाह आसिफ जरदारी ने दूसरी बार सदारती गद्दी संभाल ली है। हलबरदारी तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और डॉक्टर आरिफ अलवी समेत आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ऐवान सदर में फिर जयाले की आमद। मुफाहमत के गुरु आसिफ अली जरदारी ने 14वें सदर पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 9 मुंतखब सदर से हलफ लिया। हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। Honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and the law. हलफ बरदारी की तकरीब में सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शरीक हुए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। हलफ बरदारी में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, अराकीन असेंबली समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पहले सदर हैं जो दूसरी बार सदर बने हैं, जबकि उन्हें 5 साल पूरे करने वाले पहले सदर होने का एजाज भी हासिल है। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पहली मुद्दत के लिए सदर रहे हैं। मौजूदा सदारती इलेक्शन के दंगल में आसिफ जरदारी ने महमूद खान इजगजाई को शिकस्त दी। सदारती मनसब संभालने पर हमसाया ममालिक के सुदूर की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग और ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी ने आसिफ अली जरदारी के दूसरे बार सदर मुंतखब होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुमलिकत ओहदे का हल्फ उठा लिया। आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। चीनी सदर ने आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। अपने एक बयान में शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाक चीन आहिनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। चीनी सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह तबादले को बरकरार रखा है। दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने एक पैगाम में आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मेहर खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने अपने तहनीती पैगाम में इस अज़्म का इजहार किया है कि ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तौसीह का अज़्म रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी को हल्फ उठाने पर सऊदी क़यादत की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई है। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर आसिफ अली जरदारी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की है। अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी मसाइल के हल की सलाहियत रखते हैं। मतलब अगर जरदारी साहब आइन को एब्रोगेट नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे, अपने इख्तियारात उन्हें दे दिए, और जो कुछ आप देखते रहे हैं कि इवन समरी लेके आरिफ अलवी साहब जो साहब का सदर थे वो दोबारा डेंटिस्ट बन गए हैं, वो समरी लेके इधर गवर्नर हाउस आए थे कि ताकि वो उसको करवाएं, इमरान खान से पूछे असम्बली तोड़ने की या ना तोड़ने की। तो ये इस तरह से जरदारी साहब नहीं करेंगे और ना कोई गैरानी कदम उठाएंगे और ये सिस्टम चलेगा। पाकिस्तान को इस सियासी और मुआशी बुरहान से निकालने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए, तो उस हवाले से खुशाइन बात है कि आसिफ जरदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान, क्योंकि वो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, आइन और जमहूरियत की बका की बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी इस वक्त मुल्क के अंदर वाहिद शख्सियत हैं जो इन बहरानों से, इन चैलेंजेस से इस मुल्क को निकाल सकते हैं और मफाहमत की सियासत करते हुए सब लोगों को, सब इत्तेहादियों को साथ लेके चल सकते हैं। ये जमहूरियत के नाम पे एक स्याह बाब है जो रकम किया जा रहा है, और जरदारी साहब जैसे लोगों की क़यादत में जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये कहा जी हम जमहूरियत के बड़े लंबरदार हैं,
عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج یہ سب مل کر پاکستان کی جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے انتقام لے رہے ہیں. ساروں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ اس میں ملک کی بہتری ہو, اور ہمیں جو ہے وہ ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اب ہم دیکھیں گے ود آصف علی زرداری انشاءاللہ تعالیٰ ٹو بی الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ آج جمہوریت کی جیت بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ رسپیکٹ بھی کریں گے اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کریں گے. ملک کی بہتری کے لیے ہم نے یہ کام کیا اور سب ہم اکٹھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور یہ ملک پاکستان انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک کی سب میں بہت جلد کھڑا. آصف علی زرداری نے 14ویں صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. نئے صدر مملکت سے شہریوں کی کیا توقعات وابستہ ہیں, ملکی معیشت اور سیاسی استحکام میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے, دیکھتے ہیں سجاد کاظمی کی اس رپورٹ میں. آصف علی زرداری نے بطور صدر مملکت دوسری مرتبہ حلف اٹھا لیا. I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. اپنے گزشتہ دور صدارت میں ان کے قابل ذکر فیصلوں میں اسمبلی کی معطلی کے اختیارات پارلیمان کو واپس کرنا, 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری بحال کرنا, فاٹا اصلاحات, آغاز حقوق بلوچستان اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے فارمولے کی از سر نو تشکیل, گلگت بلتستان کی خود مختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینا شامل ہیں. شہریوں کا آصف علی زرداری کے صدر بننے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا. کچھ کو ہے امید کہ مفاہمت کے بادشاہ سیاسی کلفشار کو کم کرنے میں کردار ادا کریں گے. گوادر اور سی پیک دوبارہ مکمل فعال ہو کر ملکی معیشت میں کلیدی حصہ ڈالے گا, جبکہ کچھ شہری انہیں آزمائے ہوئے کارڈ قرار دیتے ہیں. سی پیک ہو, چاہے ایران گیس پائپ لائن ہو, اور چاہے یہ دیکھیں جب پچھلی دفعہ صدر آصف علی زرداری صاحب صدر بنے تھے تو تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے تھے, تو لیکن انہوں نے اپنے جگر کا حصہ کاٹ کے ایک ملک کی بہتری کے لیے اور صوبوں کی بہتری کے لیے 18ویں ترمیم لے کے آئے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سی پیک اور ایران گیس پائپ لائن اور یہ بلوچستان کی سرزمین کے پانی کے حوالے سے اب زرداری صاحب کی پہلا مشن یہی ہوگا. معیشت ڈاؤن ہو گئی ہے, انشاءاللہ اس کو اوپر لے کر آئے گا اور زرداری صاحب بہت بہتر کام کرے گا اور ساری پارٹیوں کے لے کے ساتھ چلے گا. کوئی امید ہو تو پہلے انہوں نے ٹریک ریکارڈ دیکھے کہ پھر امید لگائے. زرداری سے ہمیں کیا امید ہے, بس سوداگری کی امید ہے, سوداگری کی بادشاہ ہے. کوئی ول نہیں ہے, کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں ہے, یہ آزمائے ہوئے گھوڑے ہیں, ان سے ہمارے کوئی امید نہیں. چلو امید تو اچھی کی, اللہ کرے کہ یہ ملک کے بارے میں بہتر سوچیں تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا, مہنگائی اتنی ہے کہ بندہ بس کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. تو سیاسی پنڈتوں کے مطابق آصف علی زرداری اپنی مفاہمت کی قابلیت اور صلاحیتوں سے تقسیم کی شکار قوم کو کسی حد تک متحد کر لیں گے اور سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آصف علی زرداری صوبوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں اور یہی وہ نقطہ ہوگا جس پر پی ٹی آئی ان کے قریب آئے گی, اور وہ اس جماعت کو بھی ساتھ ملا کر ملک میں سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی استحکام کی راہ ہموار کر سکیں گے. کیمرمین حسین اکبر کے ساتھ سجاد کاظمی, سچ نیوز, اسلام آباد. مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ عارف الوی نے کبھی صدر کے عہدے کا پاس نہیں رکھا. عارف الوی ایک جماعت اور ایک گروہ کے اعلی کار کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. ان کے دور میں ایوان صدر آرڈیننس کی فیکٹری بنا رہا. آصف زرداری کے انتخاب کے بعد ایوان صدر میں سیاہ دور کا اختتام ہوا. 22 میں آئینی طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تو اس کے بعد وہ پھر سے اپنی اسی گروہ کا اعلی کار بنتے ہوئے انہوں نے اپنی جماعت کے بانی کی ایک میٹنگ کروائی اپنے دفتر کو استعمال کرتے ہوئے, جس کا اعتراف اس بانی نے خود کیا اور جس میں ان بانی نے جو آج اڈیالہ جیل میں ہیں انہوں نے خود اعتراف کی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرائیں, وہ بھی غیر آئینی کام اور پھر سے غیر آئینی میٹنگ صدر عارف الوی صاحب نے کروائی, اور ثابت کیا اپنی ٹرم کے 5ویں سال میں بھی کہ وہ صرف اس گروہ کے ایک اعلی کار تھے. آصف علی زرداری صاحب کو صدر کا کینڈیڈیٹ جوائنٹ نامنیٹ کیا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ آئندہ دنوں میں اس ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کا سبب بنے گا انشاءاللہ.
इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दी हैं। चारों सूबों से 28 जनरल, 8 खवातीन और 8 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। मजीद इसी हवाले से जानेंगे सजाद काज़मी से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सजाद, बताइएगा। देखिए, कल तकरीबन आधे से ज़्यादा जो ऐवान है, ऐवान बाला का, वो खाली होने जा रहा है, क्योंकि 52 के करीब ऐसे सेनेटर्स हैं जो कि कल रिटायर हो जाएंगे, जिसमें से 48 के करीब ऐसे सेनेटर हज़रात हैं जो दोबारा से जिन पर इंतखाबात होंगे, जबकि 4 ऐसे हैं जिन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि 25वीं तरमीम के बाद जो फाटा है वो ज़म हो चुका है KPK में, और इन 4 नशिस्तों का जो कोटा है वो अब KPK के पास जा चुका है, और अब 48 पर नशिस्तों पर ही इंतखाब हो सकेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफसरान का जो तकर्रर है वो भी कर दिया गया है। और इस नशिस्तों से मुतल्लिक़ अगर बात कर ली जाए तो इसमें हर सूबे के पास 7 जनरल नशिस्तें होंगी, यानी कि 28 नशिस्तें जो हैं जनरल नशिस्तें, अब वो चारों सूबों से एज अ रिप्रेजेंटेशन जो है सामने आएंगी, जबकि इस तरह 2 खवातीन की नशिस्तें होंगी और इस तरह 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें भी चारों सूबों से ली जाएंगी। इस तरह पंजाब और सिंध से एक माइनॉरिटी यानी कि अक़लियत का कोटा भी है, उसके ऊपर भी इस हवाले से इंतखाब होगा। इस्लामाबाद से अगर बात कर ली जाए तो एक जनरल नशिस्त होगी, जबकि एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं चारों सूबाई असम्बलियों के, चारों सूबों के, वो चारों असम्बलियों में जो है वो रिटर्निंग अफसरान की खिदमत देंगे, जबकि इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर DG ट्रेनिंग है इलेक्शन कमीशन के, वो रिटर्निंग अफसर की खिदमत जो हैं वो देते नजर आएंगे। पंजाब और सिंध से 12 सेनेटर, और इस तरह फाटा के 4, और इस तरह KPK और बलूचिस्तान से 11 सेनेटर जो हैं वो कल रिटायर होने जा रहे हैं। जी सही। सजाद, ये भी बताइएगा सियासी जमातों की इस हवाले से सेनेट के इंतखाबात को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें अभी से तोड़ जोड़ के जो अमल है उसमें वो शरीक हो चुकी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनसे भी राब्ते कर रही हैं। मुख्तलिफ जो, क्योंकि सबसे बड़ा कोटा जो है बलूचिस्तान का तस्वर किया जाता है, तो बलूचिस्तान के जो उम्मीदवार हैं, बलूचिस्तान के जो मेंबरान असम्बली हैं, उनसे अभी से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से अब मुमकिन तौर पर अलायंस जो है, मौजूदा कोalition जो गवर्नमेंट है, वो अब सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेनेटर्स हैं उनको ऐवान बाला तक लाया जाए। इस हवाले से हिकमत अपनी जो है अपनाई जा रही है। 3 अप्रैल को मुमकिन तौर पर ये इंतखाब होने जा रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल तैयार कर रखा है। उससे कबल इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अभी से उन्होंने अपनी मिमात और राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया सजाद। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में आवाम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया है। पैकेज का हुजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम बढ़ाने के साथ दायरा कार भी बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स और BISP के साथ मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया देंगे। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकुम से इख्तिताम रमज़ान तक रिलीफ पैकेज में आम बाजार से कम निर्ख पर अशिया दी जाएंगी। मुतय्यन मुकामात के अलावा ट्रक मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आवाम को सस्ती अशिया पहुँचाएंगे, जबकि मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की रहनुमाई के लिए खुसूसी वीडियो भी जारी की जाएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला डैशबोर्ड बनाया जा रहा है ताकि मोबाइल आटे की फरोख्त की निगरानी हो सके। रिलीफ पैकेज के जरिए 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमजान में सस्ते दामों खाने पीने की अशिया दी जाएंगी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% सस्ती अशिया दी जाएंगी। आटे पर फी किलो 70 रुपए और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुंछ हाउस में मॉडल रमज़ान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड और PITB के डैशबोर्ड का मुशाहिदा किया और डैशबोर्ड पर पेश करदा इदाद व शुमार के बारे में आगाही हासिल की। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि 10 रमज़ान तक तमाम ज़रूरतमंदों तक रमज़ान निगहबान पैकेज पहुँचा दिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप लोगों को कॉल करके या जाके पूछते हैं, इस 89.62% में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें घर पे डिलीवर नहीं। इसकी स्पिरिट ये थी कि लोगों को लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े और उनके घरों पे उनको ये इज्जत के साथ डिलीवर हो, ये उनका हक है। मैं स्कोर कार्ड बनवा रही हूँ और स्कोर कार्ड बनना चाहिए। हवा में उड़ा दिया पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, दिस शुड नॉट हैपन।
जब आप कोई चीज़ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कैरी आउट, जो नहीं करता हैज़ टू बी मेड आंसरेबल। मेरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे इस पूरे प्रोग्राम का कि लोगों की तकलीफ पे उनका हक नहीं। माह सयाम से पहले मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने अवाम को अपने शिकंजे में कस लिया। अरबाब इख्तियार के दावे हुए हवा, महंगाई ने कर दिए अवाम के आसान खता। अशिया ज़रूरिया से लेकर सब्जियों और फलों तक हर चीज़ के नर्ख दुगना हो गए। किसी भी चीज़ की खरीदारी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गई। अवाम महंगाई से बचाव की दुहाइयाँ देने लगे। माह रमजान से कबल माफिया का अवाम की जेबों पर गारी वार, बाजारों में महंगाई की यलगार। हुकूमत और इंतजामिया भी महंगाई माफिया के सामने बेबस। देखते ही देखते अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के गरम बाजार ने शहरियों की मुश्किलात दो चंद कर दी। सफेद पोशी का भरम भी जाता रहा। कोई है जो हमें महंगाई से बचाए, शहरी दुहाइयां देने लगे। हुकूमती निर्खनामे से हटकर प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली तो टमाटर के निर्ख सुनकर शहरियों के मुंह लाल होने लगे। टमाटर ने डबल सेंचुरी उबूर कर ली। रमजान में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाले समोसे, रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च भी अवाम की दस्तरस से दूर। शहरी लहसुन 1000 रुपए फी किलो लेने पर मजबूर। अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी तो आलू की कीमत में भी फी किलो 13 रुपए का इजाफा हो गया। रमजान से कबल ही महंगाई नुक्ताए उरूज पर, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अरबाब इख्तियार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो अवाम ने गिरां फरोशी का जिम्मेदार मुनाफाखोरों को ठहरा दिया, मगर रिलीफ की कोई सूरत नजर नहीं आती। रमज़ान मुबारक से कबल महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। ताहम कम आमदनी वाले घरानों के लिए हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान सब्सिडी दी जा रही है। आज इतवार के रोज़ भी रात तक शहर कायद में यूटिलिटी स्टोर्स खुले हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक के आने से एक दो रोज़ कबल ही जो है वो शहर में महंगाई का तूफ़ान आ गया है। वहीं पर जो है वो हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दी जा रही है। आज संडे वाले, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन भी जो है वो कराची के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर खोले गए हैं। मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर किन चीज़ों पर सब्सिडी दी जा रही है ये इनसे जानते हैं। सर टोटल हमारे पास जो है 19 आइटम पे सब्सिडी दी गई है, जो अपना BSP पे पहले 40% था, अभी 60% कर दिया। मार्केट में चीनी चल रही है 160 रुपये, हमारे पास है 109 रुपये केजी। और हमारे पास घी है, सब्सिडी का आइटम है, मार्केट में 455 का है और हमारे पास 365 रुपये का है। और तेल पे खुसूसी डिस्काउंट तेल घी पे हमारा, जो कंपनी रेट से भी कम है। और शरबत मशरूबात है, रूह अफ़ज़ा हो गया, मार्केट में 450 रुपये का है, हमारे पास 388 रुपये। इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ अशिया पर जो है वो सब्सिडी दी गई है। खासतौर पे मेन आइटम जो है जैसे कि आटा है 10 किलो का थैला यहाँ पर जो है वो तकरीबन 648 रुपये का है, जबकि मार्केट में अगर बात की जाए तो 1500 रुपये का जो है वो 10 किलो मिलता है। इस तरह से चीनी है, दाल है, मुख्तलिफ आइटम्स पर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। और जिनकी मेम्बरशिप नहीं हुई है, इनका कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना सुबह जो है वो 11 से 3 बजे तक जो है वो स्टॉल लगाकर जो है वो स्टेशन की जाती है कि जो ज़रूरतमंद हैं वो आके अपनी स्टेशन का रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा हासिल करें। इस वक्त संडे का दिन भी जो है वो काफ़ी रश। आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कल बरोज़ सोमवार 11 मार्च को पहला रोज़ा होगा। खलीजी ममालिक में भी कल पहला रोज़ा होगा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कल बरोज़ सोमवार 11 मार्च को पहला रोज़ा होगा। खलीजी ममालिक में भी कल पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चांद नजर आने के कई इम्कानात हैं। रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी के चांद की रुयत के लिए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत मरकज़ी इजलास पेशावर में मुनक़िद होगा। दीगर ज़ोनल और ज़िलई रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक़िद किए जाएंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमज़ान मुबारक का चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा हो चुका है। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के
वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी, इसलिए कल चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 मार्च को वस्ती और बालाई सिंध में मतला अबर आलूद होगा, जबकि जनूब मशरक़ी सिंध में मतला साफ होगा। बलूचिस्तान में भी मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी लहर के ज़ेरे असर मतला अबर आलूद होगा। इन इलाकों में मौसम चांद की रुयत के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नहीं होगा। शहीद होकर फ़लस्तीनियों ने साबित किया कि इमाम की ताकत लोहे की ताकत से ज़्यादा है। गज़ा के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गज़ा मार्च से खिताब। सिराजुल हक कहते हैं, निगरान हुकूमत के बाद नई हुकूमत बन गई। ख्याल था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गज़ा के लिए अमली इक़दामात का ऐलान करेंगे। अफसोस, हुक्मरानों के पास गज़ा और फ़लस्तीन के लिए कोई लाहे अमल नहीं। जुम्मतुल विदा को अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया। हम सलाम पेश करते हैं फ़लस्तीनी भाइयों को कि उन्होंने बदर और उहद और हुनैन की तारीख को जिंदा किया। उन्होंने साबित किया कि ईमान की ताकत लोहे की ताकत से ज्यादा है। हमारे बुज़दिल हुक्मरानों ने गज़ा का साथ नहीं दिया। एक वज़ीर आज़म नहीं गए, एक सदर नहीं गए, एक शेख साहब वहां नहीं पहुंचे। मैं अपनी फौज से मुतालबा करने चले आया हूं कि गज़ा का साथ दे दो, फ़लस्तीनियों का साथ दे दो। यही गैरत का रास्ता है, यही अब्दाली का रास्ता है। जमात इस्लामी कराची की ज़ेर एहतमाम नुमाइश चुरंगी से तिब्बत सेंटर तक गज़ा मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कराची से फारूक मुराई की ये रिपोर्ट देखिए। इतवार के रोज जमात इस्लामी की जानिब से नुमाइश चुरंगी से तिब्बत सेंटर एम ए जिन्ना रोड पर निकाले जाने वाली रैली से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें वो हुक्मरान चाहिए जो अवाम और उम्मत का दर्द रखते हों। फिरौनी ताकतों को ललकारे। हमें वो हुक्मरान चाहिए जो अमरीकी गुलामी से आज़ाद हो, जो सहूनी लॉबी के असर से आज़ाद हो। और इसके लिए हम अपनी इस तहरीक को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तेज सर करेंगे। रैली से खिताब के दौरान जमात इस्लामी के मेंबर सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक ने कहा कि कराची के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अहले गज़ा व फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। सूरत में आप रोड पर आए हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब उम्मत मुस्लिमा के साथ हमारे वो ममालिक जो मुसलमान होने का दम भी नहीं पड़ते हैं, आज मुजाहिरे और एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां और मिलियन मार्च मुनक्किद कर रहे हैं। रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि मज़ाहमत और जदोजहद बहुत तवील है, अवाम कमर बांध लें, हमें मज़ाहमत को तवील करना होगा। गवादर में फिर तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश से ज़ोहरान, ससीती, चौराहा और मुलेका इलाकों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि दश्त की राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद हो गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजलाह में बारिशों और ज़ियारत कोयटा, चमन पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्लाह के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDMA बलूचिस्तान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में दानिशगाह इमाम खुमैनी गुलिस्तान जोहर में नहजुल बलागा और जदीद साइंस के उन्वान से कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफक्करीन, डॉक्टर्स और दीगर उलमा कराम ने नहजुल बलागा को सीखने और समझने पर जोर दिया। इसी हवाले से मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट देखिए। फरमाने मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि मैंने परवरदिगार को इरादों के टूट जाने, नियतों के बदल जाने और हिम्मतों के पस्त हो जाने से पहचाना है। दानिशगाह इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी गुलिस्तान जौहर में जामतुल मुस्तफा अल आलमिया और बज़्म नहजुल बलागा की जानिब से सेमिनार बउनवान नहजुल बलागा और उल्म जदीद का इनेकाद किया गया।
नहजुल बलागा और उल्म जदीद सेमिनार में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत उलमाए किराम ने खिताब किया और मौलाए मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलाम की किताब नहजुल बलागा पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मौला अली ने 1400 साल पहले जो कहा, आज साइंस इस पर तहकीक करके अमल कर रही है। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने इंसानी जिस्म के हवाले से एक बहुत बड़ी हकीकत को दुनिया के सामने पेश किया, और ये जुमला 7th हिजरी का जुमला है, जिस जुमले को आज 14 सदियाँ गुजरने के बाद उसे कमा हक को समझने से हम अभी तक कासिर हैं। इमाम कायनात फरमाते हैं, इजबु लिहाज़ल इंसाने यंज़ुरु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन व यस्मउ बिअज़मिन व यतनफ़्फ़सु मिन खैरिन। सब कुछ तबलीगात के ज़रिए मुमकिन है कि लोगों तक हक़ पहुँचाया जाए, और माशाल्लाह जदीद मीडिया के ज़रिए निस्बतन बेहतर काम हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा जब ही मुमकिन है कि जब सियासी लोग और हुकूमती इदारे भी सही तबलीगात के लिए मुनासिब इक़दामात करें, जो सियासत में हिस्सा लेने के बाद ही मुमकिन है। बहरहाल रस्मी तौर पर तबलीगात में हिस्सा लेकर अम्बिया की सफ़ में खड़े होने का शरफ़ हासिल करें। मैं मुतअद्दिद आलमी शोहरत याफ्ता कुतुब के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़, साइंसी मुहक़्क़िक़ व अदीब व शारिह, तौहीद मुफज्जल के नाम से 4 अजीम साइंसी किताबों के खालिक, जिनके मौज़ूआत हैं इंसान, हैवानात, ज़मीन व आसमान, आफात व मुश्किलात, बीमारी, मौत, नेचर क्या है। नहजुल बलागा और उल्म जदीद सेमिनार में मेहमानों को नहजुल बलागा का तोहफा और शील्ड पेश की। हाजिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नहजुल बलागा को समझने और इस पर अमल करने का अमली इजहार किया। कैमरामैन उसामा सद्दीकी के साथ मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।